हेलो दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे सीटेट के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो पर्यावरण अध्ययन विषय का है। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी क्वेश्चन का आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से आप पढ़ लीजिए। आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। मैं आपको बता देता हूँ, मिड डे मील की शुरुआत 1995 से हुई, केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषणहीनता से बचाने के लिए उनको खाना दिया जाता था स्कूल में। इसे मिड डे मील योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, या स्कूल बैग को कम वजन करने की ज़रूरत है, या ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या है, या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है। इसका उद्देश्य है शिक्षण पाठ्यक्रम व पुस्तक को कम से कम करना, यानी बच्चे पर बहुत कम दबाव देना, जिससे कि वह स्कूल में जाने में आसानी महसूस कर सके और स्कूल में जाने के लिए उसके बैग में कम से कम वजन हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखना का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, या लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, या कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। समूह में सीखने से बच्चों में वर्कलोड कम होता है, साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित होते हैं और बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रेरित बच्चों को किया जाता है और सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है बालक की? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम आइस इन्वायरमेंट, या अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, या अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग? बताइए, मैं कमेंट में आंसर देख रहा हूँ। बालक का पूरा नाम है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन मिलते हैं। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या सेकंड ऑप्शन मिलता है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, या थर्ड ऑप्शन मिलता है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या ऑप्शन लास्ट मिलता है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ड्राइवर और इसले ने किया, वर्ष 1978 में किया था। ढांचे बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार व्यक्त करने का मौका देता है, यानी अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं
पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है। अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य या रूढ़िबद्ध धारणा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच उन्हें मजबूर बनाने के लिए रोकती है। वे स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्व, या पूर्व और पश्चिम, या पश्चिम और पूर्व, या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बिहार की स्थिति बतानी है, जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बताइए। अगर बिहार से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर होता है उत्तर पश्चिम और गोवा होता है दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? यानी 4 ऑप्शन मिलते हैं। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो, या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, या सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब सबसे धीमी होगी जब सतह और क्षेत्र दोनों की तापमान में कमी हो। वाष्पीकरण कहा जाता है जब द्रव से गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। इसको अगर हम उदाहरण से समझें तो जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं, वही प्रक्रिया वाष्पीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ग्राफिक कौशल में, दिशात्मक कौशल में, चित्रण कौशल में, या स्थितिकी कौशल में। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति जानने के लिए हमें चित्रण कौशल की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3। चित्रण कौशल को मैपिंग स्किल भी कहते हैं। इस कौशल से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन 4 है आपके पास। पहला ऑप्शन है NCF 1975, NCF 2005, NCF 1988 या NCF 2000। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है NCF 2000, यानी 2000 को सिफारिश की थी NCF ने कि ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए, यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए, और वो लागू हुआ था NCF 2005 में, यानी ठीक 5 साल के बाद वो लागू हो गया था। इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिफारिश कब की थी NCF ने, तो NCF ने सिफारिश की थी 2000 में, और लागू कब हुआ था? NCF 2005 में लागू हो गया था प्राथमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिण क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, जो खेती करने का प्रचलन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, स्थानांतरित खेती करने का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ जान लेते हैं झूम खेती कहाँ पर की जाती है। तो झूम खेती पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ध्यान रखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, या बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या थर्ड ऑप्शन है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं।
आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। जी बिल्कुल, कथन नंबर 2 बिल्कुल गलत है, यानी बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो की आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ये सभी? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी जानते होंगे। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, यानी ये सभी गैस हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प आदि मुख्य गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 74। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? 4 ऑप्शन। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, या ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, यानी ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि यानी छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, साथ ही वे हिमालय की वृष्ट छाया में भी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? यानी दिन पे दिन जो ताजमहल पीला होता जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरीन की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, या सल्फर डाइऑक्साइड की, या सल्फर की? बिल्कुल, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो ताजमहल है वो दिन पर प्रतिदिन पीला होता जा रहा है। इस विषैली गैस की उत्पत्ति मथुरा पास में ही है, वहाँ से रिफाइनरी से होती है और वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैस का निर्माण करती है, जो हमारे ताजमहल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? 4 ऑप्शन है। पल्लव राजवंश ने, चोल ने, या चालुक्य ने, या काकतीय ने? गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में है। गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की ओर। 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो घनत्व निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान हो जाएगा जो आपको निकालना होगा, और घनत्व इंटू आयतन यानी 15 गुना 3 हो जाएगा 45 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। घनत्व का फॉर्मूला आप सभी को पता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण व संवेग। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी अदिश राशि है, और बाकी जो 3 बची है वे सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निश्चित होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें आ जाता है वेग, बल, संवेग, भार और गुरुत्वाकर्षण। इसके विपरीत जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है वह अदिश राशि कहलाती है, जैसे चाल, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि, ये सभी अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका ऑप्शन हो जाता है 2 बिल्कुल ठीक, द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वो कहलाती है उत्तल, अपारदर्शी, या पारभासी, या पारदर्शी?
ऐसी वस्तु को कहा जाता है अपारदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। जिस वस्तु के हम आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 1/10 हो? 10 न्यूटन, 60 किलो, 10 किलो या 60 न्यूटन? पृथ्वी पर वस्तु का भार चांद की अपेक्षा 6 गुना होता है। पृथ्वी चंद्रमा की दोनों सतह द्रव्यमान बराबर होता है, इसीलिए इसका द्रव्यमान हो जाता है 60 kg यानी 60 किलो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? भार पर, दाब पर, तापमान पर या सतह क्षेत्र पर? एक विलय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के विलय में पदार्थों का विखंडन होता है, इसी प्रकार अंतःक्रिया होती है जिसे विघटन का प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन 1, बच्चों को एक पौधा को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, या कक्षा में बहस आयोजित करना, या समूह चर्चा, या पोस्टर बनाना। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभय ने अपने छात्रों से उस बीमारी का समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस में लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? 4 ऑप्शन है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे, या सेकंड ऑप्शन है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। थर्ड ऑप्शन, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, या लास्ट क्वेश्चन, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, यानी जब एक साथ काम करेंगे किसी बीमारी व समूह में सर्वेक्षण के लिए तो बच्चे हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चे के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, या अनुभवात्मक दृष्टिकोण, या अन्वेषण दृष्टिकोण? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। अन्वेषण दृष्टिकोण सबसे अच्छा विकल्प रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि 4 ऑप्शन मिलते हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल ऑप्शन यही ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण और पारिवेशिक आसपास समुदाय या शामिल किया जाता है। इससे बच्चे का अनुभव ग्रहण करते हैं और बच्चे के मानसिक विकास में भी प्रभाव पड़ता है, यानी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालयों के बाहर के
जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन मिलते हैं। पाठ्यचर्या के बाहर जाना, या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। इसका आशय है कि बच्चों को कुछ वैवाहिक दैनिक जीवन और घटित सामान्य घटनाओं को पुस्तक एवं बाहर माध्यमों से समझाना है, यानी कोई भी प्रैक्टिकल करके दिखाना है या किसी कंपनी में ले जाना है, यानी वहाँ से जाने पर बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और वो इसे आसानी से समझने में उसकी समझ विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा के, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जैसे भी क्लासेस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माता और उनके बच्चों एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एक अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 4 ऑप्शन दिए बच्चे को। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, या परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये किस वजह से समावेशी नहीं है? अगर समावेशी होता तो एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी उनके अलग अलग माइंड सेट होते हैं, तो उस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये तो पर्सनल एक बच्चे की बात हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? यानी सामपट का प्रयोग, चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण, या ये सभी। जो ईवीएस की कक्षा है उसमें ये सभी गति होती है। सामपट का प्रयोग भी होता है, चित्र का भी होता है, फील्ड का भी होता है, तभी तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं ईवीएस को। ईवीएस का मतलब ही वही होता है कि आप कहीं पर जाए, वहाँ का भ्रमण करें, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करें, तो आपकी कैचिंग पावर भी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है विषयगत, एकीकृत, समावेशी, यह सभी। इस क्वेश्चन का भी ये सभी वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है, यानी विषयगत, एकीकरण, समावेशी, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, या यह एक अवैध कार्य है, या सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता करते हैं। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाता है 4, यानी 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साथियों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना। अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड होते रहते हैं। हमारी साथ साथ यूपी टेट की और डीएलएड के लिए भी कोर्स चले हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।